तो अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज मैं मौजूद हूँ बिहार की आन बान शान जनाब बिहार सदर एमआईएम के बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब के ख़ास निवास पर। आज यहाँ ख़ास एक मीटिंग रखा गया था कार्यकर्ताओं को लेकर। तो उन मीटिंग में क्या ख़ास बातें हुए, तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल इमान साहब से। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। तो सर 74% मुस्लिम आबादी का नेता जाकर बोलेगा मोदी का हाथ मजबूत करो, यानी मोदी का हाथ मजबूत करो तो मुसलमानों की बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करो। जो मुसलमानों की बेटियों से की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए मोदी का हाथ मजबूत कर सकता है, उसके पंजे को मरोड़ देना है, अपने बस्ती में आने की जगह नहीं देना। हमारे सीमांचल में बच्चा गरीब होकर होटल में पोछा मार सकता है, हमारा नौजवान दिल्ली और पंजाब में जाकर मजदूरी कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने गुजरात में गुंडागर्दी की है, मस्जिद को तोड़ा है, तलाक बिल पर दस्तखत किया है, एनपीआर पर दस्तखत किया है, हमारी कौम का कोई नौजवान ऐसे गद्दारों को वोट नहीं दे सकता। अगर आपको एमआईएम से मोहब्बत है तो एमआईएम एक काले कलोटे आदमी को भी अगर आपका सरदार बना देगा तो आपको अपना एमआईएम का सदर जनाब अब्दुल अवैसी की आवाज सुनाएगी। जब ये काम कीजिएगा, अख्तरुल इमान नहीं रहे आज तो आप परवाह न कीजिएगा। एमआईएम आज मिल्लत की जरूरत है, एमआईएम आज हिंदुस्तान की जरूरत है। अख्तरुल इमान पहुंच सकता है, उसे छोड़ दीजिएगा। खुदा की कसम आज जो हिंदुस्तान का नक्शा है एमआईएम नहीं छोड़िएगा, इसलिए एमआईएम आज गरीबों यतीमों का यतीम होता है बाप के मरने के बाद, और कौम यतीम होती है अपने लीडरों को खो देने के बाद। जो कौम अपने दरमियान में लीडर नहीं चुनती वो अपने लश्करों को बर्बाद करने का फैसला करती है। एमआईएम हो और कांग्रेस हो, वो आपको नेता नहीं दे सकता है। आप उसे वोट देंगे तो वो गुलाम अपनी पार्टी का होगा। एमआईएम जिसको चुनिएगा वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं होगा, आपके दल का तर्जुमान। इसलिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज मैं मौजूद हूँ बिहार की आन बान शान जनाब एमआईएम के बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब के ख़ास निवास पर। आज यहाँ ख़ास एक मीटिंग रखा गया था कार्यकर्ताओं को लेकर। तो उन मीटिंग में क्या ख़ास बातें हुए, तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल इमान साहब से। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। तो सर आज जो है कि मीटिंग रखा गया था, किस मकसद के लिए रखा गया था और क्या बातें हुई और आप क्या पैगाम दिए अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो दरअसल एमआईएम कोचाधामन प्रखंड के तमाम तर मुअज़्ज़ज़ कारकुनों की मीटिंग थी कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, हमें तैयारी करनी है। और इस सिलसिले में तमाम तर लोगों से मशवरा लिया गया है कि कोचाधामन की उम्मीदवारी के ताल्लुक़ से हमें क्या करना चाहिए। और चूँकि फ़ैसला तो वहाँ हैदराबाद से होना है, आज तमाम तर लोगों से मशवरा लिया गया है कि यहाँ की उम्मीदवारी के लिए अगर जनाब भाई इजहार अस्फी साहब का नाम पेश किया जाए तो कब सब लोग इसमें सहमत हैं, तो बैक ज़बान कोचाधामन प्रखंड के तमाम तर पंचायत से आए हुए हमारे कारकुनों ने बैक ज़बान इस बात का इकरार किया कि पार्टी को हक़ पहुँचता है, जिसको भी पार्टी नामित करेगी हम सब उसके लिए क़ुरबान होंगे। और हम लोग हर उस शख्स को जिसको असदुद्दीन अवैसी साहब का टिकट दिया जाएगा उसके लिए तन मन धन की कुर्बानी देकर इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। सर जैसा कि बहुत जगहों से ये भी आ रहे हैं कि जनाब अख्तरुल इमान साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कहीं से उम्मीदवार होंगे? नहीं, पार्टी ने अभी तक कोई ये फ़ैसला नहीं किया है, क्योंकि पार्टी ने बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ने का वो किया है जी। तो अभी पार्टी कितने, अभी 50 सीट का ऐलान हुआ है। अगर इससे ज़ायद सीटों का ऐलान हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन लड़ने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मेरे बिहार का पूरा मसला होगा। फिर कितने फेज़ में अभी इलेक्शन हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। तो अभी मेरा मामला वहाँ हैदराबाद में ज़ेर गौर है। जैसे सर 32 पहला सूची जो था 32 सीट, उसके बाद फिर 18 सीट, कुल मिलाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 50 सीट का अनाउंस हुआ है। और कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रही थी कि पूरे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर कितना कायम है और क्या है? नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम पूरे बिहार में इलेक्शन करेंगे, कभी ये नहीं कहा था कि 243 पर लड़ेंगे। पूरे बिहार से मतलब है कि बिहार के मुख्तलिफ़ ज़िलों में हमारी नुमाइंदगी होगी। कोविड की वजह से हमारा जो संगठन था, संगठन विस्तार का और संगठन के मजबूती का काम कहीं न कहीं से मुतासिर हुआ है। इसलिए जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत हुआ है वहाँ हमने अपनी दावेदारी और अपने क्षेत्र का चयन किया है। और इंशाअल्लाह अभी और मुख्तलिफ़ मकामात से रिपोर्ट आ रही है, अपने ज़मीनी रिपोर्ट के मुताबिक
आगे का फैसला किया जाएगा। जैसा कि अगर 50 सीटों पर अगर मजलिस अगर चुनाव लड़ती है या 243 सीटों पर अगर मजलिस चुनाव लड़ती है यहाँ से, तो जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेशनल जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो कहते हैं कि हम दलितों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों और मजलूमों की आवाज़। तो इन 50 सीटों में और 243 सीटों पर दलितों में और पिछड़े वर्ग के लोगों को कितने सीटों में आप अपना उम्मीदवार बनाना चाहेंगे? सवाल ये पैदा, कोई परसेंटेज तो तय नहीं है। हमारे उम्मीदवार दलित भी होंगे, शोषित भी होंगे, पीड़ित भी होंगे, SC और ST के लोग भी होंगे, और ये पार्टी है ही दबे कुचलों की, तो उम्मीदवार दबे कुचलों के दरमियान में से आएगा। हमारे पास कोई बड़े लोग और ऊंची मसनद पे बैठे हुए लोग हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में हमें सोचना ही क्या है। हम जिसके दर्द की बात करते हैं उसी के ज़रिए से हम दवा तलाश करते हैं, वो लोग हमारे यकीनन उम्मीदवार बनेंगे, हमारे। सर गठबंधन को लेकर कोई खबर सर MIM के साथ या किसी अन्य पार्टियों के साथ? MIM पिछले 2 सालों से गठबंधन की कोशिश कर रही है कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, लेकिन बड़ी पार्टियां जो हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि अक़लियतों के दरमियान में हिस्सेदारी की वो बात तय हो। अक़लियतों का वोट लेकर ग़ुलाम बनाकर सबको इसको रखना चाहते हैं, इनको साझीदार बनाकर हिस्सेदार बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मगर हमारी कुछ दलित शोषित जमातों के लोगों से बात चल रही है, अनकरीब कोई फ़ैसला कुन बात होगी। मांझी जी को हमने करीब करने की बहुत कोशिश की, मांझी जी को याद दिलाया ये वही देश है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जाने की इजाज़त भी लोग नहीं दे रहे थे। उस वक्त भी संविधान सभा में भेजने का काम किसी ने किया तो माइनॉरिटी के लोगों ने किया है। माइनॉरिटी के लोगों ने, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों ने दलितों के सम्मान, उनके आत्मसम्मान और उनके संविधानिक हकों की लड़ाई में हमेशा उनका सहयोग किया है। हमें छोड़कर आप अपने खिलाफ हो रहे जुल्म ज़्यादती को नहीं रोक सकते, आप हमारे साथ आइए। लेकिन दलित नेताओं में से कुछ लोगों का मामला ऐसा होता है कि दलित के नाम पर तो ये लीडरशिप में आते हैं, लेकिन अपने निज स्वार्थ, अपने फैमिली के, परिवार के स्वार्थ के सामने में अपने समुदाय के स्वार्थ को बलि पर चढ़ा देते हैं, और कहीं न कहीं ये काम करते रहे हैं लोग, धोखा खाते हैं फिर वहीं जाते हैं। हम लोग उससे नहीं, कुछ लोग हैं हम लोग के संपर्क में, अनकरीब शायद हम लोग कुछ खुशखबरी दे पाएंगे इस सिलसिले में। तो ऐसे में सर कहीं से कोई खबर? यकीनन हमारी कई पार्टियों से बात चल रही है, बहुत पूरी उम्मीद है। हमारी कई दलित और पिछड़ी जमातों से बात चल रही है, इंशाअल्लाह हम जल्दी ही इसकी खबर आप लोगों को देंगे। सर लास्ट में आप बिहार और पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इस मुल्क में सड़क, पानी, बिजली सब की ज़रूरत है, बीमारों के लिए दवा की ज़रूरत है, नौजवानों के रोज़गार की ज़रूरत है, किसानों को उसकी फसल की कीमत मिले उसकी ज़रूरत भी है, सैलाब की तबाहकारियों से निजात हासिल करने का सबब भी तलाशा जाए, उनकी बर्बादी का मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन इस मुल्क में उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी इस बात की है कि लोगों को मान और सम्मान के साथ जीने का हक़ दिया जाए। संविधान ने जो अधिकार उनको दिया है वो अधिकार उनको दिया जाए। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत में वोटों की बुनियाद पर सरकार बनती है, तो जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। जब तक आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी तय नहीं होगी, ये इस मुल्क का न विकास होगा न यहाँ न्याय कायम हो सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर दिया। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ बिहार मोहतरम जनाब अख्तरुल इमान साहब के निवास पर। आज एक यहाँ मीटिंग रखा गया था और ख़ास बातचीत हुई सदर से, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ MIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे बिहार और पूरे जो MIM के जो न्यूज़ हैं आपको इस चैनल में मिलेंगे। जब तक हमें इजाज़त दी, मैं जावेद आलम और हमारे साथ है कैमरामैन जकी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम।